नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे अमेरिका कांग्रेस के उच्च सदन सीनेट की रचना एवं उसकी शक्तियों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। उसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। सीनेट को उच्च सदन, राज्यों का सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। अमेरिका में प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य सीनेट के लिए चुने जाते हैं। राज्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट के निर्वाचन के संदर्भ में 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये निर्धारित किया गया है कि सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा चयन होता है। सीनेट के सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त होते रहते हैं तथा उनकी जगह नए सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है और सीनेटर बार बार चुने जाते रहे हैं। कई सदस्य तो 30 वर्ष तक सीनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इस तरीके से सीनेट के सदस्यों का पुनर्निर्वाचन होता रहता है। इनकी योग्यताएं क्या हैं? वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 9 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो तथा साथ ही साथ वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वो सीनेट के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहा है। वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों की यदि हम बात करें तो सीनेट के रूप में चुने जाने के पश्चात सीनेटर को $1,24,000 वार्षिक वेतन मिलता है और साथ ही साथ प्रतिनिधि सदन के सदस्यों के समकक्ष उन्हें भत्ते प्राप्त होते हैं। विशेषाधिकारों की यदि हम बात करें तो सीनेटर को एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार मिला हुआ है कि सदन में जो वह भाषण देता है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अधिवेशन के बारे में संविधान में ये उल्लेखित किया गया है कि सीनेट का जो अधिवेशन है वह अधिवेशन प्रतिनिधि सदन के अधिवेशन के साथ ही प्रारंभ होता है और यह प्राय 3 जनवरी की दोपहर से शुरू होता है और इस तरीके से जैसे प्रतिनिधि सदन का सत्र चलता है उसी प्रकार से सीनेट का सत्र भी चलता रहता है। गणपूर्ति प्रत्येक सीनेटर के संदर्भ में जो गणपूर्ति है वह यह है कि जो बहुमत है वह उपस्थित होता है तो सीनेट की कार्रवाई प्रारंभ होती है। सीनेट के सभापति के बारे में ये उल्लेखित है संविधान में कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो सीनेट का सभापति माना जाता है। सीनेट के सदस्यों को सामयिक अध्यक्ष चुनने का भी अधिकार होता है, यानी किसी परिस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति सीनेट की कार्रवाइयों में शामिल नहीं होता है, सभापतित्व नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में सामयिक अध्यक्ष चुनने का अधिकार भी सीनेटरों को प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं सीनेट के अधिकार और शक्तियों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात है विधायी शक्तियों की। विधायी शक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वित्त विधेयक के संदर्भ में सीनेट की क्या शक्तियां हैं। देखिए, वित्त विधेयक के संदर्भ में सीनेट प्रतिनिधि सदन के बराबर अधिकार एवं शक्तियां रखती हैं। केवल वित्त विधेयक प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से सीनेट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सीनेट को वित्त विधेयक पर संशोधन करने, उसमें कटौती करने और उसके संदर्भ में वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो प्रतिनिधि सदन को प्राप्त होते हैं। बगैर सीनेट की सहमति के वित्त विधेयक पारित नहीं हो सकता। साधारण विधेयक के संदर्भ में भी यही स्थिति है। साधारण विधेयक का प्रस्तुतिकरण प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों में किया जा सकता है और बगैर सीनेट की सहमति के साधारण विधेयक भी पारित नहीं हो सकता। यदि
किसी प्रकार का गतिरोध दोनों सदनों के अंदर होता है तो उसका निर्णय एक सम्मेलन समिति के माध्यम से किया जाता है। और उस सम्मेलन समिति में चूँकि सीनेटर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होता है, अतः जिस रूप में सीनेटर साधारण विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं उसी रूप में वो उसको पारित करवाने में सफल हो जाते हैं। संवैधानिक संशोधन विधेयक के संदर्भ में भी सीनेट पर्याप्त शक्ति रखती है और यहाँ प्रतिनिधि सदन और सीनेट की शक्तियाँ बराबर हैं। सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से किसी संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव को पारित कर सकती है। तो इस तरीके से सीनेट की विधायी क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां हैं, वह प्रतिनिधि सदन से कमज़ोर नहीं है। कार्यपालिका शक्तियों के बारे में यदि हम बात करें तो प्रतिनिधि सदन की तुलना में सीनेट की कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत अधिक हैं। पहली यदि हम बात करें संधियों के संदर्भ में, राष्ट्रपति भिन्न भिन्न देशों से अमेरिका के राष्ट्रहितों की पूर्ति के लिए संधियां करता है, परंतु वो संधियां तब तक परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक सीनेट अपने 2/3 बहुमत से उसका अनुसमर्थन नहीं कर दे। सीनेट में जाने वाली संधियों के बारे में ये कहा जाता है कि अनुसमर्थन के लिए आई हुई जो संधियां हैं उसके बारे में जॉन हे का एक कथन यहाँ मैं उद्धृत करूँगा। वो कहते हैं कि सीनेट में पुष्टिकरण हेतु जाने वाली संधि अखाड़े में जाने वाले सांड के समान है। यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर अंतिम प्रहार किस प्रकार का होगा, परंतु ये बात निश्चित है कि वह अखाड़े से जीवित बाहर नहीं आएगी। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों पर पर्याप्त शक्तियाँ सीनेट को प्राप्त है। वो यदि उन संधियों को अस्वीकृत कर देती है तो वो संधियाँ परिवर्तित नहीं हो सकती। तो सीनेट इस मामले में विश्व के अन्य सभी द्वितीय सदनों की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरी बात हम बात करें नियुक्तियों के संदर्भ में, राष्ट्रपति के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कृत्यों के निर्वहन के लिए कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उनमें राजदूत हैं, मंत्री हैं, न्यायाधीश हैं। इन सब की नियुक्ति तभी प्रभावी होती है जब सीनेट अपने साधारण बहुमत से उनको अनुसमर्थन प्रदान कर देती है। राष्ट्रपति इस मामले में सीनेट की सौजन्यता का, सीनेटोरियल कर्टसी का एक लाभ उठा लेता है, जिसके बारे में यदि हम बात करें तो सीनेट के अनुसमर्थन में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा जोर इसलिए नहीं आता क्योंकि राष्ट्रपति एक परंपरा का पालन करते हुए जब राज्यों में नियुक्ति करता है तो वह संबंधित राज्य के सीनेटर से चर्चा कर लेता है और उस परामर्श को दृष्टिगत रखते हुए सीनेटर ये मानते हैं कि राष्ट्रपति ने सीनेट की सौजन्यता का सम्मान किया है, अतः वो राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अनुसमर्थन प्रदान कर देती है। परंतु कई बार राष्ट्रपति जब इस सीनेटोरियल कर्टसी का पालन नहीं करता तो सीनेटर राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकृत करने का काम भी कर देती है। इस तरीके से सीनेट जो है एक शक्तिशाली सदन है। राष्ट्रपति को सीनेट पर आश्रित रहना पड़ता है। तीसरी बात जो हम कर सकते हैं शक्तियों के संदर्भ में वह है शिकायतों की जांच। सीनेट जो है वो प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि वह प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके कार्यों की जांच कर सकती है। तो इस तरीके से ये अधिकार भी सीनेट को अधिक शक्तिशाली बनाता है। युद्ध की घोषणा प्रतिनिधि सदन के साथ मिलकर सीनेट करती है। तो यहाँ दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। न्याय संबंधी कुछ शक्तियाँ सीनेट को संविधान निर्माताओं के द्वारा दी गई हैं। उसमें सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, असैनिक अधिकारियों के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें देशद्रोह, रिश्वत तथा भ्रष्टाचार व गंभीर अपराधों के कारण उनको हटाने से संबंधित काम होना होता है, उसके लिए सीनेट जो है जांच करती है और महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर संबंधित अधिकारी को उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है, उसको उस पद से हटा दिया जाता है। तो
न्याय के क्षेत्र में भी सीनेट पर्याप्त शक्ति धारण करती है। निर्वाचन संबंधी कुछ शक्तियां भी सीनेट को संविधान निर्माताओं के द्वारा दी गई हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गणना का काम सीनेट के द्वारा किया जाता है और सीनेट ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के परिणामों की घोषणा करती है। साथ ही साथ एक विशेष शक्ति, एक विशेष अधिकार सीनेट को मिला हुआ है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो सीनेट प्रथम 2 सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त करती है। तो इस तरीके से सीनेट जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के क्षेत्र में पर्याप्त शक्तियां धारण करती हैं। थैंक यू।